बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2020 का पेपर 2 हम करेंगे। और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं तो उससे रिलेट करता है। और आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जैसे हमने ट्रेडिंग बिजनेसेस को डिस्कस किया है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को पढ़ा। बिजनेस की एक तीसरी शक्ल जो है जिसे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उसके अंदर भी होता है। नॉर्मली इनके जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे एसोसिएशन हो गई, क्लब हो गई, इस किस्म के जो बिजनेसेस हैं, उनसे जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो मेंबर्स को ही फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसलिए इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका मोटिव जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाएं, बल्कि ये होता है कि अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करें, उनको और ज़्यादा सहूलतें हों। तो जो कुछ भी ये ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रही होती हैं वो सारे का सारा मेंबर्स को ही फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। से देखें, जो क्लब है उसको अगर आप समझना चाहें, इससे हो सकता है आप किसी क्लब के मेंबर हों, तो जैसे कराची क्लब हो गया, डिफेंस अथॉरिटी क्लब हो गया आपका, डिफेंस गोल्फ क्लब हो गया आपका, तो ये अगर आप इन क्लब को देखें तो क्या होता है, इनकी मेंबरशिप आपको पे करनी पड़ती है। तो पहली चीज़ तो मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप दे देते हैं। फिर इनकी जो फैसिलिटीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो फैसिलिटीज़ के भी पैसे होते हैं। लाइक फूड हो गया, अगर आप खाना खाते हैं तो उसके भी पैसे होते हैं। तो इस किस्म की अगर चीज़ें आप पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर इनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। और अगर इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी हैं तो फिर क्या होगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और बेसिक कंसेप्ट क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, कि इनका जो भी फंड होगा, जो भी ये कमाएंगे, वो मेंबर्स के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो इसके अकाउंटिंग का सीखना भी आपके लिए ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं इसको कि यही जो क्लब है वो क्या करता है। द जेड स्पोर्ट्स क्लब हैज़ ए शॉप विच सेल्स स्पोर्ट्स वेयर। देखें, स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स वेयर के जो आइटम है वो ये बेचता है। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द शॉप फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2020। ये जो शॉप है उससे रिलेटेड इन्होंने आपको चीज़ें बताई हैं। कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री जो स्पोर्ट्स वेयर की थी वो $900 थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो माल बिकने से बच गया वो $970 है। परचेजेस हैं $7,600 की। और मार्कअप जो है वो 40% है। मार्कअप आपको पता है, पीछे मेरे लेक्चर्स आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखें। मार्कअप के ऊपर तो एक फुल फ्लेज सवाल भी करवाया है मैंने, वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा एमसीक्यूज जो हैं उसके अंदर भी थे और मैंने पूरा ये समझाया है, तो वहां आप जाकर देख लें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मार्कअप रिलेट टू कॉस्ट, ये कॉस्ट पे रिलेट करता है। अगर कॉस्ट के ऊपर आप लगाएं, ये भी प्रॉफिट होता है, लेकिन इसकी परसेंटेज रिलेट करती है कॉस्ट से, कि कॉस्ट के ऊपर अगर आप इस परसेंटेज को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट मालूम करने का तरीका क्या है, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, क्लोजिंग भी है, परचेजेस भी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को प्लस कर दें, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर ये परसेंटेज अगर अप्लाई करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिवर्स वर्किंग करके आपको सेल्स निकालना आसान होगा। कैलकुलेट कहता है, कैलकुलेट द शॉप सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2020, कि शॉप की सेल्स मालूम करें। तो देखिए, शॉप की सेल्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स आपको दी ही नहीं है इस सवाल में, तो सबसे पहले मार्कअप दे रहा है अलबत्ता। तो लेकिन मार्कअप आपको पता है कॉस्ट पर अप्लाई होता है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रहा है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है $900 की, इसमें ऐड कर दें परचेजेस, और परचेजेस कितनी है इसकी, $7,600 की हैं। तो अगर आप $7,600 के अंदर प्लस कर दें $900, तो ये बन जाएगा 8,500। 8,500 क्या है, ये है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और इसमें से लेस कर दें आप एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी है $970। तो इसमें से माइनस कर दें $970 को, तो ये बनेगा 7,530। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ गई। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे अगर आप ये 40% लगा लें, जो ये 40% इसने आपको दे रहा है मार्कअप, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट पे होता है, ये जहन में रखिएगा।
इसका 40% निकालेंगे तो ये 3012 बचता है। अब ये 3012 जो है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट को अगर आप प्लस कर लें, जो कॉस्ट आई है अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसमें अगर मैं 7530 को मैं प्लस कर दूं तो 10542, इनके कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगी, $10,542 जो है ये मेरी सेल्स आ गई। तो अगर सेल्स आ गई तो इनकम स्टेटमेंट बनाना आसान है आपके लिए, आप इसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखते हैं इसने क्या करा है, तो सिंपल तरीके से देख लेते हैं। देखिए सेल्स क्या आ गए, 10,542 जो मैंने निकाली है कैलकुलेट करके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस ऐड करें, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, प्रॉफिट आपने परसेंटेज से निकाल लिया है, पीछे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपने क्या करा कि जब आपके पास ये चीज़ें आ गई तो आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट बना ली जो इसने आपसे मांगा था। शॉप की जो सेल्स थी वो आपने निकाली और आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, कहता है ऑल द शॉप सेल्स एंड परचेजेस आर फॉर कैश, कि सब कैश के ऊपर है, क्रेडिट कुछ भी नहीं है। इसका मकसद है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स की, अभी देखते हैं क्या कहता है, ऑल द क्लब्स रिसीट्स एंड पेड इनटू द बैंक, जितनी भी रिसीट्स होती है, जो पैसे आते हैं या पेमेंट करते हैं वो सब बैंक में चले जाते हैं, एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय चेक, के जितनी भी पेमेंट्स होती है वो चेक के थ्रू होती हैं और रिसीट्स जो है बैंक में जमा हो जाती हैं। ठीक हो गया। ऑन 1 मार्च 2019 द क्लब्स बैंक बैलेंसेस was overdrawn by $845 के जो क्लब का बैंक बैलेंस था, ओवरड्रान का मकसद है ओवरड्राफ्ट, कि बैंक के अंदर जितना आपका पैसा था उससे ज़्यादा आपने पैसा इस्तेमाल कर लिया, उसे ओवरड्रान कहते हैं, ओवरड्राफ्ट हो गया। और बैंक आपकी, जब रेगुलर आप बैंक के साथ बिजनेस करते हैं तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर किसी सिचुएशन में आपके पैसे ख़त्म होते हैं और ये फैसिलिटी आपने ली हुई है तो बैंक से आप बैंक के पैसे ले लेते हैं, बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है आपसे। इन एडिशन टू द शॉप सेल्स एंड परचेजेस, के शॉप की सेल्स एंड परचेजेस वो ऊपर हम देख कर आ रहे हैं, अभी हमने सेल्स निकाल ली, परचेजेस दी हुई थी। द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2020, कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो हैं ये आपके पास आई हैं। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में कि सब्सक्रिप्शन का मकसद है कि वो मेंबर जो इस जेड स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं उन्हें सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है हर महीने, या जो भी इनका मोड होगा, तो सब्सक्रिप्शन का मकसद है आप ये देंगे तो उसके एक तो मेंबरशिप लेने के लिए, और फिर मेंबरशिप, जब मेंबरशिप की फ़ी वन टाइम हो गई उसके बाद जो भी आप हर महीने इसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो एज ए मेंबर आपको सब्सक्रिप्शन देना है ताकि जो क्लब है उसकी चीज़ें चल सकें। कंपटीशन फीस रिसिप्ट, कोई कंपटीशन ये क्लब करा रहा है तो उसकी इन्होंने फीस रखी है, वो इनको मिल गई है। पेमेंट्स फॉर कंपटीशन प्राइजेस, कंपटीशन अगर कर रहे हैं तो उसके प्राइजेस भी देने हैं, तो जो कंपटीशन के प्राइजेस हैं वो इन्होंने खरीदे, उसकी पेमेंट हो गई। परचेजेस ऑफ फिटिंग्स, ये फर्नीचर एंड फिटिंग्स या इस किस्म की चीज़ें आपने खरीदी, ये हो गया। रेंट एंड इंश्योरेंस, ये आपने पेमेंट करी। एंड वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट, के शॉप में जो बंदा काम करता है उसकी आपने वेजेस पे करी। कहता है कि प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द जेड स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2020, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मार्च 2020। तो देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सम सॉर्ट ऑफ कैश बुक समझ लें आप। आपको पता है कैश बुक के अंदर भी हम यही करते हैं कि हमारे पास जो कैश और बैंक है उसमें जो पेमेंट्स आर रिसीट्स हो रही होती है वो डेबिट साइड पर लिख देते हैं, पेमेंट जो हो रही होती है वो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेड स्पोर्ट्स क्लब के अकाउंटेंट हैं और इसकी अकाउंटिंग का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप इसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का ये फॉर्मेट है जो दिया है, ये वाली साइड डेबिट साइड है और इसकी ये वाली साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड के ऊपर कौन सी, जितनी रिसीट्स होंगी वो इस साइड के ऊपर आ जाएंगी और जितनी पेमेंट्स हो रही हैं वो इस साइड के ऊपर आ जाएंगी। तो लाइफ सिंपल है, कोई इतना बहुत इशू नहीं है इसके अंदर। इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो आप जहन के अंदर रखिएगा कि इसने हमें बताया है कि ओवरड्रॉन है। ओवरड्रॉन का मकसद है बैंक का
जो डेबिट बैलेंस नहीं है, नॉर्मली बैंक में अगर आपके पैसा है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं है बल्कि बैंक से आपने ज़्यादा निकलवा लिया है। तो ओवरड्रान का मकसद है कि जब ये हम बना रहे होंगे तो इसका बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा। देखें ये क्रेडिट साइड के ऊपर चला गया। उसके बाद सेल्स अभी हम निकाल के आ रहे हैं 10,542 की, और ये कहता है जितनी सेल्स है वो सब कैश है। तो ये 10,542 जो आपने ऊपर देखा, ये पैसा माल जब बेचा आपने तो देखें ये आ गया, ये 10,542 यहाँ पर आ गया पैसा आपका। और परचेजेस जो हैं वो कितनी है 7,600, ये यहाँ दी हुई थी सवाल में। तो जब आप माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, और इसने पहले आपको सवाल के अंदर बताया है कि जितना पैसा आता है वो बैंक में जमा हो जाता है उसी वक्त जाके, जो भी साइमल्टेनियसली, और उसके साथ जो पेमेंट्स आप कर रहे होते हैं वो चेक के थ्रू करते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेम डे ये ट्रांजेक्शन हो रही है जो बताता है। तो हमारे पास ये पैसा आया और ये परचेजेस हमने खरीदी, ये पैसा चला गया। उसके बाद देखें सब्सक्रिप्शन, इसने सवाल के अंदर आपको बताया है ये सब्सक्रिप्शन इसने $11,400 जो है इसका आपने रिसीव करा है। रिसीव का मकसद है ये डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो ये 11,400 जो है सब्सक्रिप्शन की वजह से। कंपटीशन का इसने बताया है कि कंपटीशन के पैसे रिसीव हुए हैं फी के, जो इस कंपटीशन पे आना चाहते हैं। तो ये $915 यहाँ आ गए, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। बाकी देखें सारी पेमेंट है, हमने क्या क्या पेमेंट करी है वो यहाँ से देख लें, सिंपल है। ये सारी पेमेंट्स हो रही हैं, कंपटीशन प्राइजेस हमने खरीदे, परचेज ऑफ फिटिंग्स हो रही हैं, रेंट एंड इंश्योरेंस के पैसे पे करे, वेजेस की, शॉप असिस्टेंट की, ये चारों के चारों आपने अमाउंट आपके यहाँ पर आ गए। और देखें ये चारों कंपटीशन प्राइजेस से लेके ये वेज असिस्टेंट तक, ये चारों चीज़ें आप क्रेडिट साइड पर लिख दें। उसके बाद आप डेबिट साइड का टोटल कर लें, 22,875 बनता है। यहाँ तक का जब टोटल करेंगे तो ये कम बनता है। ये बैलेंस सीडी का मकसद है कि इनको बैलेंस करने के लिए 3,447 का बैलेंस आपने कर दिया। और क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट कम है, इसलिए बैलेंस अगर बेस सीडी क्रेडिट साइड पर है तो अगली दफ़ा बैलेंस बीडी ये डेबिट साइड पर बनेगा। आपको पता है बैलेंस जब सीडी क्रेडिट साइड पर हो तो डेबिट पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, और अगर डेबिट पर है तो क्रेडिट पर आएगा। तो ये इसका मकसद, अब ये डेबिट बैलेंस आ गया। डेबिट बैलेंस का मकसद क्या है कि अब बैंक के आपके पैसे एक्चुअली बैंक पर हैं। आपके पैसे बैंक पर कितने हैं 3,447 जो रुपीस हैं वो आपके बैंक पर निकलते हैं। तो पहले हमने स्टार्ट हमने किया तो बैंक के पैसे हम पर चाहिए थे, लेकिन जब हम एंड कर रहे हैं फरवरी को तो फिर हमें पता चल रहा है कि नहीं यार, अब तो हमारे पैसे बैंक पर निकलते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी आपको आ गया, माल भी आपने बेचा तो वो पैसा आपके पास आ गया। तो ये आपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया, सम सॉर्ट ऑफ कैश बुक होती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बैंक का लेजर बना रहे हैं आप एक तरीके से कि जो चीज़ें आ रही हैं उसको डेबिट कर दें, जो जा रही हैं उसको क्रेडिट करें। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसान सवाल है। अगर आपकी समझ में कंसेप्ट आ गया है तो आप इसको बहुत इत्मीनान से कर लेंगे। आगे आए, आगे कहते हैं द क्लब्स बैंक स्टेटमेंट at 29 February 2020 showed a positive balance of 7,162। के बैंक से जो स्टेटमेंट आया वो शो कर रहा है कि पॉजिटिव बैलेंस है 7,162 का। हालांकि अभी आप देखकर आ रहे हैं कि आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से तो जो बैलेंस आया है वो कितना आया है 3,447। ये देखें आपकी कैश बुक शो कर रही है, ये आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहे हैं कि 3,447 आपके बैंक में है, और इनके पास जो बैंक स्टेटमेंट आया है वो शो कर रहा है कि आपका पॉजिटिव बैलेंस है $7,622 का। तो देयर इज अ डिफरेंस वैन जब आपका बैंक का बैलेंस कोई और फिगर शो करे और बैंक से जो स्टेटमेंट आया है वो कोई और फिगर शो करता है, तो जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। कि हम क्या कर रहे होते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉरी बहुत आसान होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप सिंपल ये करते हैं कि बैंक का जो बैलेंस आपका है, और बैंक में, क्योंकि देखिए बैंक में तो आप ही का पैसा है ना, आप ही जमा करा रहे हैं, आप ही निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए आइडियली कि जो आपके पास रकम लिखी हुई आ रही है कि इतनी रकम बैंक में आपकी है, या बैंक की इतनी रकम आपने ज़्यादा निकलवा ली है, तो बैंक स्टेटमेंट को भी यही शो करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो होती हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपने कोई फीस जो थी, मिसाल के तौर पे कोई चेक जमा करवाया
और वो चेक बैंक में जमा ही नहीं हो सका, तो किसी वजह से उस दिन जमा नहीं हुआ, बैंक से स्टेटमेंट बनकर आ गया, वो अगले महीने हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन उस पर्टिकुलर महीने में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक ये भी हो सकता है। कोई चेक था जो आपने बैंक के अंदर जमा करवाया, लेकिन बैंक से गलती हो गई कि बैंक ने उसको 2 दफ़ा जमा कर लिया। तो इस किस्म की जो गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक आप भी कर सकते हैं, कुछ बैंक भी कर सकता है, तो वो सब मिल मिला के जब आप रिव्यू करते हैं और उसको फिर आप सही करते हैं उन चीज़ों को, तो ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए। जो भी एडजस्टमेंट होती हैं उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जब आप करते हैं तो वो फिर आपकी चीज़ें रिकन्साइल हो जाती हैं। इसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ये हम डिटेल से ही पढ़ेंगे और स्टार्ट आज से कर देते हैं। नेक्स्ट सवालात में जब आएगा उसको देखते रहिएगा। तो आप आज के लिए अगर आपने बैंक रिकन्सिलिएशन कभी भी नहीं पढ़ा, तो आप सिंपल कंसेप्ट अपने जहन के अंदर रखें कि बैंक में हमारा जो बैलेंस है और जो एक्चुअली बैंक से स्टेटमेंट आ रहा है, ये दोनों सॉरी, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। और ये आज हम बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। तो कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जेड स्पोर्ट्स क्लब एट 29 फरवरी 2020। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देंगे, बहुत सिंपल है। तो दो बैलेंसेस आपकी समझ आ गए। पहला बैलेंस तो आपकी कैश बुक में अभी आपके पास है 3447 और ये कह रहा है 7162। इस अब हुआ क्या है, कहता है ऑन कंपैरिजन द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक द ट्रेजरर, जो इसका कैशियर था, जो ट्रेजरी संभालता है, उसको ये चीजें मिली। कंपटीशन फीस $260 की हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। हमारा क्या है कि हमने ये करा कि जो भी पैसा आता है हम बैंक में जमा कर देते हैं, तो हमने तो अपने पास रिकॉर्डिंग करी हुई है इसकी, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड होने से रह गया। तो अगर हम बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए इसे बैंक स्टेटमेंट में प्लस कर दें तो दोनों चीजें हमारा बैलेंस और उसका बैलेंस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये प्लस हो चुकी है। बैंक वाले ने नहीं करी तो वो कर देगा, तो हम उसमें जमा कर लेंगे। चेक पेड फॉर $25 फॉर कंपटीशन प्राइजेस, के एक $25 का चेक था जो कंपटीशन प्राइजेस के लिए हमने इशू करा। हैड बीन चार्ज ट्वाइस बाय द बैंक, के बैंक से गलती हो गई और बैंक ने 2 दफा इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया का मकसद है 1 दफा माइनस करना था उसे, उसने 2 दफा माइनस कर दिया, तो 1 दफा आप प्लस कर दें अपने पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि बैंक में एक ही दफा $25 माइनस होने थे ना आपके, उसने 2 दफा माइनस कर दिए, तो आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए इसको प्लस कर दें। द पेमेंट्स फॉर फिटिंग $4000 वॉज मेड ऑन 27 फरवरी 2020। 27 फरवरी को ये हुई थी एंड हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने से रह गई। तो देखिए, ऐसे वो चेक जो आपने बैंक में जमा कराए और वो बैंक में जमा नहीं हो सके, उसे अनकलेक्टेड चेक भी कहते हैं। और ऐसे चेक जो आपने इशू कर दिए जैसे यहाँ वाले हैं, लेकिन ये बैंक में किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सके, उसे अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। तो ये 3 आइटम हैं। हमारा तरीका बैंक स्टेटमेंट बनाने के दोनों मेथड 2 तरीकों से बनता है। पहला तो आप ये कर लें, बैलेंस एज पर बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 7162 था। इसके अंदर क्या हुआ, अमाउंट नॉट येट क्रेडिटेड, हमने कंपटीशन फीस जमा करवा दी है बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में जमा नहीं है, आप प्लस कर लें। बैंक एरर की मिस्टेक हो गई है, इसने 2 दफा $25 माइनस कर दिए। एक्चुअली इसको 1 दफा करना था, तो 1 दफा आप प्लस कर दें 25, ये 285 आ गया, इसको इसमें प्लस कर दें। वो चेक जो हमने इशू कर दिया लेकिन बैंक में अभी तक वो माइनस नहीं हुआ, उसको आप यहाँ से लेस कर दें। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड जो फिटिंग वाले थे 4000 माइनस करें, देखें 3447 बैलेंस इन कैश बुक। जो कैश बुक का बैलेंस है वही बैलेंस आपका यहाँ पर आ गया। तो ये 3 एडजस्टमेंट थी, या इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, बैलेंस इन कैश बुक का बैलेंस आप उठा लें, वो 3447 था। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड का मकसद है कि हमने तो ये चेक क्या है कि चेक हमने अपने पास इशू कर दिया, लेकिन बैंक में क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अपने पास प्लस कर लें, क्योंकि आपने एक्चुअली माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस नहीं करे, तो आप अपने पास इसको प्लस कर लें उठा के। इसी तरीके से अमाउंट नॉट येट क्रेडिटेड का मकसद है कि आपने क्या करा कि ये कंपटीशन फीस के जो पैसे थे ये अभी तक जमा नहीं हुए और आप अपने पास जमा करके बैठे हुए हैं, तो आप क्या करें, इसको अपने पास से माइनस कर दें। और बैंक का जो एरर हो गया है कि 1 दफा तो आपने माइनस कर ही दिया है, अगर आप $25 को और माइनस कर दें 1 दफा जो बैंक से गलती हुई है वो एक्चुअली आप अपने पास कर रहे हैं,
तो ये फिगर आ जाएगी। इसको इसमें से आप अगर माइनस करते हैं तो $7162 आपके पास आता है, जो बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट था। देखें ये बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट आपके पास ये आ गया, जहां से हमने शुरू किया था 7162। तो आप किसी भी तरीके से करें, अगर आप बैलेंस एज पर जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आप अपनी किताबों के अंदर अगर एडजस्टमेंट करके पहुंचना चाहते हैं तो अगर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट पर पहुंच जाएं, और अगर बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर रहे हैं तो कैश बुक पर पहुंच जाएं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको ख्याल में रखना पड़ेगा कि प्लस माइनस कहाँ हुआ है। तो अगर आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर रहे हैं तो फिर बैंक के अकाउंटेंट बनकर सोचें कि बैंक में जो चीज़ें प्लस माइनस नहीं हुई हैं वो आप करें, ये वाली जैसे हमने करी है, क्योंकि बैंक के अंदर ये कंपटीशन फीस प्लस नहीं हुई थी तो हमने देखें प्लस कर दी, हमसे गलती हुई थी तो हमने अपने पास प्लस कर दिया, ये हमारे पास माइनस नहीं हुआ था तो हमने माइनस कर दिया। अगर आप अपनी किताबों में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर जो चीज़ें प्लस माइनस आपने करी हैं और बैंक ने नहीं करी वो फिर दोबारा प्लस, यानी जो चीज़ें आपने माइनस कर दी वो प्लस करें और जो प्लस करी हैं वो माइनस करें। तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल करें तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। ये वाला पार्ट भी आपने कर लिया। अब आप आ जाएं अगले पार्ट की तरफ कि वो क्या कहता है आपसे। वो कहता है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वगैरह आती हैं तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसका हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, अगर नहीं है तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो इसका ये होगा कि इसके अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स जितने भी हैं इसमें एक्रूवल्स जो हैं, एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होती है और यहाँ पर एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट जो है वो होती है। इसी तरीके से इसके अंदर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स जितनी भी हैं वो सब आ जाएंगी। हम कहीं एसेट्स खरीदेंगे तो भी इसके अंदर आएगा, एसेट्स बेचेंगे तो भी यहाँ पर आएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू, रिसीट्स एंड रेवेन्यू की जितनी पेमेंट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर आते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट आएंगे तो क्या करते हैं, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स जो हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर सारी की सारी कैश जितनी भी हैं, क्योंकि आपको पता है कैश से रिलेटेड जितनी भी रिसीट्स हुई है और पेमेंट्स हुई हैं वो कैश रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, कैश माने बैंक भी कह सकते हैं, वो सब आएंगी। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आ रहे होते हैं। तो 3 बुनियादी डिफरेंस तो ये हैं कि जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के अंदर लेकर जाते हैं, जैसे यहाँ हो गया देखिए इंक्लूड्स ऑल मनी रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो गया, इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गए, इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्योंकि बन रही है। इसके अंदर आप ऐसा नहीं करते, इसके अंदर ओनली रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आप रिकॉर्ड करते हैं और एडजस्टमेंट जो होती हैं एक्रूवल्स की इसके अंदर नहीं होती हैं, जबकि इसके अंदर एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट होती हैं। तो ये इस तरीके से आपने इस सवाल को किया जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म होता है इसके ऊपर। तो अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ताकि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो पेपर है, बल्कि इसके सारे के सारे जो पेपर्स क्वेश्चंस हैं वो आप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस के अंदर है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे ये। तो होप आपकी समझ में आया होगा। अगर इस पर अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी बताइएगा। और कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें।